हाँ लाई मैंने बहुत गलत लिखा, बहुत गलत लिखा, मैंने बहुत छोटा भी लिखा है। सर देखो व्हाट्सएप पे मत भेजना, ऐसा मत भेजना। इससे पहले भी मैं किताब में दे दिया ना, संडे वाला दे दिया था अर्पिता। इससे पहले वाले भी करके तो हाँ सबसे पहले आपने। चलो सबसे बेकार थे इस Now. साल वाले दोनों। जस्ट यू शुड मूव अहेड दैट We should just move ahead. मूव अहेड। हमने ये बात देख ली है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है और कुछ और भी हिस्ट्री क्या है कि सेल की हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी है। नाउ वी विल सी दैट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं। ये आइदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल है उनको ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के हो सकते हैं? सो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरे कौन से हैं? मल्टी सेलुलर। What does it mean by unicellular organism? Those organisms which are made up of only one cell. So those organisms which are made up of one cell only. जैसे आपने उसमें देखा था वीडियो में अमीबा दिखाया गया था, हाँ। जैसे अब पैरामीशियम एक शू जैसा तेजी से मूव कर रहा था। सो एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। ये आपके बुक में सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। सर थोड़ा फोर उधर घुमा सकते हैं। हाँ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ठीक से दिख रहा है कि दिक्कत होती है लाइट की वजह से? बोलो साक्षी। सर खाली ऊपर का, अच्छा ठीक है, खाली ऊपर का थोड़ा सा हो जाता है, बाकी दिखता है। बाकी दिखता है ना। तो ये सारे हैं अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। सो दीज आर वेरियस वन सेल ऑर्गेनिज्म। तो हम इनके बारे में देखेंगे ये किस तरीके के होते हैं। अमीबा कैसा होता है, पैरामीशियम, और इनके अंदर सब कुछ वही होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, वही ब्लड बन जाता है कि नहीं? तो ये सारा काम न्यूट्रिशन, डाइजेशन, और जो वेस्ट है क्या हम इजेस्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। यही सारा काम अमीबा भी करता है, पैरामीशियम भी करता है। सो लेट अस गेट फैमिलियराइज्ड अबाउट दीज, ये किस तरीके के होते हैं ना। फिर ग्रुप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? The organisms which are made of one cell. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? The organisms which are made of multi-cells. हाँ, मैनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स। उनमें क्या होता है बताओ? Humans, animals. हाँ, और फंगी। कभी मशरूम खाया है? मशरूम, फंगी, फंगस उगाता है। Plants भी तो सारे यूनिसेल्युलर, Plants भी हैं, मल्टीसेल्युलर, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ही होते हैं। प्लांट्स भी हैं, और फंगी जानते हो, मशरूम हाँ, बाजार में दिखता नहीं पैकेट में, तो वो भी होते हैं। सो वी विल सी वन बाय वन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम के बाद क्या लिखा है? क्लेमाइडोमोनास, इसको भी देखेंगे कि क्लेमाइडोमोनास किस तरीके का होता है। सर आज आपने बोला था वो सी है, वो सर अब देखो, के लिए नाम बताने वाले थे। ठीक है, क्लेमाइडो पढ़ो, क्लेमाइडोमोनास। ओके, सो दैट इज अब देखिए
कि अमीबा किस तरीके का होता है। अमीबा ये देखो, ये इस तरीके का अमीबा है और वो पैरामीशियम को खाते हुए दिखाया जा रहा है। वो भी देखो ये कैसे खा रहा है। ये जो छोटे छोटे ये क्या है, ये पैरामीशियम है। देखो पैरामीशियम। हाँ, ये छोटे वो उसको निगल गया, अंदर कैद हो गया पैरामीशियम। और एक वो जो बहुत बड़ा सा वो अमीबा है, और जो छोटा छोटा है वो कौन सा है, बोलो। पैरामीशियम। सो ये देखिए अमीबा पैरामीशियम को खा गया। हाँ, ये देखिए तो उस अंदर ट्रैप्ड है वो पैरामीशियम। पैरामीशियम वो शू के तरीके से है, और जो ये बढ़ता जा रहा है, आप इसको खाते हुए देखो, ये इसका कोई रेगुलर शेप नहीं है। ये देखो अभी है, जो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है बताओ, क्या अपना इसका साइज बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। निकल गया ना। तो इसके ये जो पैर है इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया, जिससे ये चलता फिरता है। स्यूडो का मतलब झूठे और पोडिया का मतलब पैर। ये इसके झूठे पैर हैं। बात समझ में आ गई ना। सो इट इज स्यूडोपोडिया। सो अमीबा आपको पता चल गया किस तरीके से, और पैरामीशियम भी आपको पता चल गया। नाउ अमीबा, और अभी थोड़ी देर में क्या करेगा, क्या एंजाइम छोड़ेगा और पूरा इसको डाइजेस्ट कर लेगा। देखो ये भी कर रहा है कि एंजाइम छोड़ रहा है, एंड इट इज डाइजेस्टिंग आल्सो। पूरा डाइजेस्ट कर लिया। इसके हाथ पर दिखता है, हैं? इसके हाथ पर दिखता है। हाथ पर तो दिखता ही है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल में दिख जाता है। अब हम देखेंगे कि ठीक फिर है, आपने बोला था कि आप वो माइक्रोस्कोप से दिखाओ। Currently, Colgate shopping ये with तैयार नहीं है हमारे no पास। extra charges. Nishu, download now. एक बार तैयार कर लेंगे। ये क्या है, क्लाइन। ये बहुत अच्छा जैसा बता रही हैं, ये है कि पैरामीशियम, क्योंकि वो तो उन्होंने देख लिया था पीछे शू शेप में। तो ये पैरामीशियम, इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, एक जो नीचे वाला है उसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। तो एक सेंट्रली हाँ, लोकेटेड बीच में दिख न्यूक्लियस रहा है। होगा बीच में। सर इसमें बोला। ठीक है, ये सब है। नाउ इसके अलावा जो बहुत छोटे छोटे इसकी चारों तरफ चल रहे हैं। इसमें दो न्यूक्लियस। अच्छा ये बताओ, अमीबा बड़ा होता है कि पैरामीशियम? अमीबा। अब ये बात सही है कि अमीबा बड़ा होता है। अब पैरामीशियम से छोटा क्या, वो यूग्लिना जो छोटा छोटा चल रहा है, वो यूग्लिना है। उसको भी हम देखेंगे। पैरामीशियम देख लिया कि नहीं आपने, कि किस तरीके से इस तरीके का शेप होता है। सर इसमें दो न्यूक्लियस है क्या? एक न्यूक्लियस। अब देखो ये आपने देख लिया। नाउ वी विल सी न्यूक्लियस अपनी वो जगह चेंज। यूग्लिना। तो यूग्लिना देखो, और क्लेमाइडोमोनास की किस तरीके से दिखते हैं। सो फर्स्ट वी शुड सी यूग्लिना। जैसे मेरे पास एक बॉटल में भरा हुआ था ना यूग्लिना, ये वही है। उसी को खोल के उसको स्लाइड में दिखा रहे हैं, तो ये चलता हुआ दिख रहा है। ये टैपर्ड है, दोनों एंड नुकीले हैं। और क्या इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है, जिससे ये अपना खाना खुद बना सकता है। तो अगर कोई भी ग्रीन है तो वो अपना खाना बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल भरा होता है, समझ में आएगा। तो ये देखो छोटे छोटे चल रहे, ये सब क्या है, क्या ये यूग्लिना है? ये यूग्लिना है। यूग्लिना देखो दिख रहे थोड़े बड़े बड़े, अगर मैग्नीफाई किया और वही और बड़ा करके दिखाया गया था। यू कैन जस्ट कीप ऑन मैग्नीफाइंग एंड यू विल फाइंड देम कि इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ। ये देखो और बड़ा किया, धीरे धीरे ये मैग्नीफाई कर रहे हैं ये। सो दिस इज यूग्लिना। जस्ट हमें फैमिलियराइजेशन करना, ज़्यादा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी विल सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये तो हमने आपको दिखा दिया। Euglena are unicellular organisms that belong to the genus Protis. As such, they are not plants, animals, or fungi. In particular, they share some characteristics of both plants and animals. While they can manufacture their own food, the characteristics of the plants, they are also capable of movement and भाई consuming, जो छोटा which is छोटा गोल characteristic दिख of रहा है वो animals. क्या है?
Due to their unique characteristics, there has been some debate as to the phylum in which euglena should be placed. दिख रहा है ना? Historically, they have been classified by scientists in either the phylum Euglena or the phylum Euglena. Euglena organized in the phylum हम इसको उल्टा Euglena लिख देंगे, were virtually यूग्लिना out बाद because में of the लिखा है many ना, chloroplasts इसको within their पहले cells. लिख देंगे तो But सही since हो other जाएगा। Euglena do not have chloroplasts, and the other ones that do obtain them through इनके endosymbiosis, आगे विथ some लाइक scientists स्ट्रक्चर दिख contend रहा that है they should कोड़े be placed जैसा, taxonomically in the वो phylum देखो आगे Euglena. एक वो जिससे वो Euglena चलते live in फिरते हैं। fresh and brackish water, वो rich in flagella है। organic matter, and can आगे also ऐसे be found ऐसे in ऐसे जैसे वो नहीं soil. होता कॉकरोच में। Euglena are characterized by an elongated shell with one nucleus, numerous chlorophyll containing chloroplasts, a contractile vacuole, an eye spot, and one or two But flagella. we will see. Unlike plant cells, Chlamydomonas. Euglena lack a rigid cellulose ball and have a वो flexible मुझे pellicle that मालूम allows नहीं them to है, change कुछ ना shape. कुछ उसके ऑर्गेनेली होगी। Chlamydomonas। जगह देखो ये वही है जो थोड़ी देर पहले आपने देखा था। देखो ये सेल नहीं, लूट है। Shop under ₹45 only on Shopee. Download the app now. ये देखो इज इट क्लियर पता चल गया ना आपको सो ये बढ़ता चला जाएगा थोड़ा और आगे कर दें तो ये बहुत छोटे छोटे गंदे पानी में है तो ये मैग्नीफाई करेंगे तो हो सकता है बड़ा हो जाए ये दिखा रहे हैं मैग्निफिकेशन कितने एक्स का है आपने नोटिस किया था नीचे 1000x 1000 गुना का फ्लैजिला का मतलब ऐसे ऐसे इनमें निकले रहते हैं दो वो बहुत छोटा छोटा आप देख नहीं पाओगे दो फ्लैजिला निकले हैं ऐसे जैसे नहीं तो दिख रहा है ना हाँ तो अब ये हमने देख लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के होते हैं एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक व्हाट डज इट मीन बाय प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट डज इट मीन बाय यूकैरियोटिक लेट अस सर सी मुझे ये नहीं पता मैं इतना पता है किसी एक में वो न्यूक्लियस डिफाइन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरीके के मैं यूग्लिना पहले लिख देता हूं आपके लिए सर पहले मैंने देखी यूग्लिना और फिर क्या लिखूं ले फ्लाइम माइडोमोनास अब जरा देखो इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना देना तो ये अमीबा हो गया और एक न्यूक्लियस इसे क्या लिखोगे अमीबा और एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दो और फिर ये ऐसे यहाँ मोड़ दो ये इसका माउस परमीशन दिस इज पैरामीशियम और अगर एक टैपर्ड टाइप बना दो और उसमें ये दो फ्लैजिला निकाल दो यूग्लेन तो ये क्या है यूग्लेना यूग्लिना और एक ऐसा बना दो और उसमें दो फ्लैजिला निकाल दो क्लाइडोमोनास माइडोमोनास हाँ इन दोनों में होता है क्लेमाइडो अच्छा क्लेमाइडो क्लेमाइडोमोनास तो दो ये बनाने हैं हाँ ये चार बता अब इसका इसकी फीडिंग देखेंगे ना आगे तो पता चलना चाहिए इन दोनों में ऐसे ऐसे क्लीन कर दिया समझ आई अब जरा देखो कि इससे कर लोगे अब आगे देखो कि लीफ क्या नहीं है ठीक है सो अब यहाँ देखो ये दो तरीके के हो सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स वो कौन कौन से होते हैं एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक और दूसरा कैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की किसी ने डेफिनेशन बताई थी द ऑर्गेनिजम्स which are made up of millions of cells. हाँ organisms which are made up of millions of cells जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
ठीक है, उसमें जितने भी सेल है वो सारे प्रोकैरियोटिक होंगे कि यूकैरियोटिक? प्रो का मतलब, कैरियन का मतलब क्या होता है बोलो? और प्रो और प्लस कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब पहले। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो न्यूक्लियस बनने से पहले ही बन गए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जरा ये देखो, अभी बताते हैं। ये देखो, ये इतनी सी बात बस बता देना सौम्या कि ये और ये तो कोरोना वायरस है, ये वायरस है, इसमें तो प्रोटोप्लाज्म ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। जिस चीज़ में सिर्फ न्यूक्लियस हो, अब प्रोटोप्लाज्म और जो सेल वॉल होती है ना, और साथ में सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये वायरस है। इसको क्या कहते हैं? इसको 200-300 डिग्री पे गर्म करो खूब भट्टी में, मरेगा ही नहीं, ये मरता नहीं है, क्योंकि इसमें जान ही नहीं मानी जाती। ये जब बॉडी में एंटर करता है तब ये काम करता है, हमारे वाले से सब काम करता हाँ, है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है कि प्रोटीन बनाने की कोड है, कोडिंग, और बाकी इसके अंदर कुछ प्रोटोप्लाज्म ही नहीं, तो मरेगा ही नहीं। इसलिए इसको कहीं नहीं रखा था, कहीं मैंने लिखा ऑर्गेनिजम्स में, इसको माना नहीं जाता। अच्छा, हमारे पास दो अलग अलग हैं, एक कौन से होते हैं बताओ? प्रोकैरियोटिक, ये बैक्टीरिया है। इसमें जो न्यूक्लियस था, क्या वो ठीक से दिख रहा था? आपने हाथ में लेके देखा था? हाँ। और न्यूक्लियस के अंदर क्या न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोइड भी था बहुत अंदर में। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया? वो जिसने भी किया वो आगे बता देंगे, लेकिन था ना वेल डिफाइंड, इसमें है ना वेल डिफाइंड। अगर इस तरीके से ना हो और इसके अंदर पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जिससे नेक्स्ट जनरेशन को फीचर्स मिलते हैं। कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ला, आदमी का बच्चा, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब लेकिन ये है बैक्टीरिया, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ तैर रहा है, ये तैर रहा है, ये है जेनेटिक मटेरियल, और ये फ्लोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बताओ? ये इसकी फ्लैजिला है, विप लाइक स्ट्रक्चर, जैसा हमने यूग्लिना नहीं देखी थी, ऐसे रास है जिससे ये चल सकता है कोई भी चीज। तो ये सिर्फ क्या है? इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो तैर रहा है, समझ में आई? और जबकि इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, बस वैसे तैर रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैर रहा है, ऑर्गेनल्स भी नहीं होते इसमें। और जबकि इसमें सारे के सारे ऑर्गेनल्स हम धीरे धीरे देखेंगे। ओके, तो ये वेल डिफाइंड हो गया कि नहीं? चाहे ये हो। तो अब ये जो सेल्स हैं, ये दो तरीके के हैं। क्या ये ग्रीन कलर का है, ये प्लांट सेल है? तो और एक और होता है जो है एनिमल सेल। तो यानी हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक है उसका मतलब क्या है? दो सेल्स well defined nucleus now ना हो, क्योंकि बिफोर न्यूक्लियस प्रो प्लस कैरियन। सो दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which do not have well defined nucleus, repeat करो जाहिर, those nucleus which those unicellular organisms those unicellular organisms which do not have well defined nucleus. सही कह रहे हैं, यही लिख रहे हैं। those, ये बात लिखो, आप उन्हें क्या कहेंगे? Prokaryote. हाँ ठीक है, those unicellular तो ये भी organisms, लिखना है प्रो प्लस क्रेयॉन। उसकी डेफिनेशन है, इससे कितनी ये एटिमोलॉजी है, इससे कितना हेल्प मिल जाती है। which do not have well defined nucleus। और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? यू का क्या मतलब होता है? यू का मतलब आफ्टर, हाँ और कैरियन का मतलब
न्यूक्लियस मतलब वो ऑर्गेनिज्म Those जो organisms- न्यूक्लियस के बनने के बाद बने। Those organisms which have well-defined nucleus. हाँ, those organisms which have well defined nucleus, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, उसके ऊपर से वो भी होती क्या मेम्ब्रेन, झिल्ली सी होती, जैसे हमने वो प्याज से नहीं निकाली थी एक मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विच इज मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन, विच इज एक तो पोरस होती है, मेम्ब्रेन बाउंड। और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बताओ इन दोनों में जाहिद ये यूकैरियोटिक है कि ये इधर वाला, आप बोलो सर वो एनिमल सेल्स है। ये है कि ये दोनों। ये बता देते हैं। क्योंकि दोनों में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसमें भी इसमें भी, इसमें नहीं था, क्योंकि जो यूकैरियोटिक है उसके वो प्लांट सेल भी हो सकते हैं, सब में कौन से हैं, इसमें मिलियंस ऑफ सेल होंगे ना प्लांट में, और एनिमल में वो सब सबके सब किससे बने हैं, यूकैरियोटिक से। मैं तो एक सेल इसके उठा के दिखा रहा हूँ, समझ में आई बात कि नहीं। अच्छा ये बताइए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास में कौन सा यूकैरियोटिक है, बोलो। सारे लो ये सारे बता दो, ये कैसे जान जाती है सब कुछ कि अब ये इन्हें मालूम है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, और ये सारे क्या हैं, तो यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया लिख बैक्टीरिया रहे ही हैं, क्योंकि हम तो अभी प्रोकैरियोटिक सिर्फ है। यूनिसेलुलर ही लिख रहे हैं, तो इसमें और भी क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। तो बताओ बैक्टीरिया क्या है, और बाकी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, क्योंकि हमने सबने एक एक में ध्यान से देखा था, न्यूक्लियस था वो बीच में, वो ऐसे तैर तो नहीं रहता ना थ्रेड, सब में एक न्यूक्लियस था, तो इसलिए विच इज, अब वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, उसको किसी न किसी मेम्ब्रेन में कैद है ना। और इसके अलावा बहुत सारे और सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे चल करके। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सबके, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, लीवर होता Power house of है, cell is लंग्स known होते as हैं, और स्टमक होते हैं, किडनी होती है, ऐसे होते हैं कि नहीं हमारी? हाँ बोलो। सो ये चीज़ ये हमने आपको दिखाया, ये वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ। सो ये आपको क्या दिखाया, जिसमें अगर ठीक तरीके से न्यूक्लियस हो तो उसे क्या कहेंगे, ये प्लांट सेल है। सो प्लांट सेल में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो अगर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, ये न्यूक्लियस है, तो उसे यूकैरियोटिक कहेंगे। और एक ऐसा, जैसे ये है हमारे पास बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो थ्रेड होते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं, ये ऐसे थ्रेड है, ये घूमता रहेगा, तैरता रहेगा, इसके ऊपर वेल डिफाइंड नहीं है। और एक फ्लैजिला निकला हुआ है इसमें से, ये जो इसके काम के लिए कि घूम लोकोमोशन, चलने फिरने के लिए, तो ये है प्रोकैरियोटिक। अभी हम वीडियो में दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, ये कोरोना वायरस है, तो और इनके ऊपर कोई भी सेल वाल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसे वायरस कहते हैं। इट इज़ नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता। फिर भी यूनिसेलुलर मालूम चल गया साक्षी, और यूनिसेलुलर के दो टाइप हैं, एक प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, और एक जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो। इट कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनल्स, दूसरे और भी ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। जैसे इसमें कुछ आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया या और कुछ भी हैं, बहुत सारे हैं, और भी कुछ तो फालतू चीज़ें हैं ना, हमें मालूम नहीं, लेकिन है तो ना कुछ ना कुछ, अब जबकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, खोलो तो कुछ और निकल रहा है, तो इसलिए इट कंटेन्स। सब प्रोकैरियोटिक्स के बैक्टीरिया ही एग्जांपल है। हाँ बस बस बैक्टीरिया, आना बीना ऐसे कुछ होंगे, तो इट कंटेन्स, हम आगे बताएंगे, मैनी सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन होते हैं, वैसे इसके अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स। इसका एग्जांपल बताओ। सर अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन सेल्स, प्लानिडोमोनास और ये पैरामीशियम, ह्यूमन नहीं सेल्स। यहाँ नहीं लिख सकते, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल वाला ही। अच्छा,
और पैरामीशियम यूग्लिना, और दूसरा क्या लिखेंगे? प्ले माइलोमोनस। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के 3 पार्ट्स बताओ। कौन से? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के 3 पार्ट होते हैं। अच्छा चलो 2 बताओ। एनिमल सेल, Multicellular- प्लांट सेल, ऐसे जिनमें सेल वॉल होती हो, प्लांट सेल, खट से टूट जाए, और जिनमें सेल वॉल ना होती हो, टूट रहा है क्या? Animal cell. तो हैविंग सेल वॉल, प्लांट सेल, सेल वॉल, और दूसरा क्या हो? क्या नो सेल वॉल? बोलो, समझ में आ गई बात कि नहीं? जिसमें सेल वॉल हो, क्या ये कौन सी सेल है, किसकी सेल है? क्या इनमें सेल वॉल है? ये सब सेल वॉल है। इसके बाद दूसरा होगा, इधर भी दूसरा होगा। तो ऐसे बहुत सारे होंगे। ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? यहाँ से दूसरा होगा, यहाँ से दूसरा होगा। ये सब सेल वाले हटाई भी जा सकती है। हटाने के बाद भी इनमें एक ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब ये देखो, ये मुझे बताओ कि जिसमें सेल वॉल होती है उसमें 2 तरीके के हैं। सेलुलोज जानते हो? रुई जानते हो? रुई 100% सेलुलोज है। पेपर 99% सेलुलोज है। कपड़ा 99%, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, रुई है, सही है। और बाकी ये जो गाय लोग घास खाती हैं, ये सब सेलुलोज खाती हैं। और जितने प्लांट में हरी पत्तियां, क्या ये सब सेलुलोज है? और ये पूरा वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड है क्या? इसी सेलुलोज के जो भी प्लांट में ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम देखें आलू, तो आलू में स्टार्च है, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब सेलुलोज है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो गाय भी घास खाती है, पेपर पूरा सेलुलोज है। ये लकड़ी पूरी सेलुलोज है 98%, कैसे? क्योंकि इसमें भी लकड़ी, बाल के सब सेलुलोज है। जो प्लांट है वो 97% सेलुलोज है। तो 3% क्या है? 3%, और उसमें प्रोटीन होंगी का और दूसरी चीजें होंगी, वो हम देखेंगे। विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे। बात समझ आई? तो सेलुलोज का मतलब समझ आ गया? कपड़ा हो गया, कागज हो गया, ठीक है। और जैसे खीरा, जो रफेज है, जिसको सैलड आप कहते हो ना, सैलड खाते हैं, वो 99% से। लौकी 99% से। 1% जिसको हम लोग नहीं पचा सकते। सेलुलोज को कौन लोग पचा सकते हैं? जो र्यूमिनेंट्स हैं, जो जुगाली करते हैं, ऐसे चबा के खाना खाते हैं। गाय लोग खाती रहती है कि नहीं? तो वो लोग उसको क्या करते हैं? सेलुलोज को पचा लेते हैं। हम लोगों को खाना पका के खाना पड़ता है, तब पचा लें। और सिंपली खाएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है, साफ करता है। पचा, वो एनर्जी नहीं दे सकता है। हीरा खा के आदमी मर जाए। हाँ, पानी, लिपिड होता है, ऑयल। अच्छा, अब ऑयल, ये देखो, जिसमें सेल वॉल होती हैं, क्या ऐसा भी कभी देखा है? मशरूम को तोड़ के देखा है, टूट जाता है क्या? तो क्या उसमें सेल वॉल होगी? क्योंकि जो टूट जाएगा उसमें सेल वॉल। तो एक है फंगी, फंगी को मशरूम कहते हैं, और दूसरा कौन है? सेल वॉल वाला। ये ठीक कह रही, प्लांट। अच्छा, सेल वॉल 2 में होती है, एक फंगी प्लांट, और तीसरा जिसमें सेल वॉल ना हो वो कौन है? एनिमल्स। एनिमल सेल। अच्छा, तीसरा वाला कौन सा था सर? आपने जब बोला था कि 3 ये मुझे बताओ, यही 3 है। फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? क्या शुगर की? तो इसकी सेल वॉल बनी होती है एक तरीके की शुगर, जिसको काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन। और इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? ये किसका बना है? लिपिड्स एंड लो, सब चीज जानती हैं। यानी इनकी सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी है। कैसे इन्हें मालूम? बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि ये नहीं मालूम है कि प्लांट सेलुलॉइड वर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड सेलुलॉइड वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है। तो फंगी की सेल वॉल किसकी है? इसकी सेल वॉल सेलुलोज, ठीक है। सो इट्स सेल वॉल इज मेड ऑफ, और ये किस कलर का होता है बताओ? काइटिन। काइटिन एक तरीके की शुगर है। ये अपना खाना खुद बना सकता है क्या? फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं। फंगी, मशरूम नहीं कर सकता ना, व्हाइट कलर का होता है। क्या वो ग्रीन होता है? मशरूम। सो और जबकि प्लांट कर सकता है, इसके अंदर ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है। सो इट्स सेल वॉल इज मेड ऑफ, बोलो,
इसका बना है सेलुलोज and it can prepare its food. और इसमें नो सेल वॉल होती है. They depend on their food needs on plants. फंगी भी तो सड़े गले प्लांट पे उगते हैं. जब उसकी बात सड़ जाती है तो उसी तो फंगस निकलती है, नहीं? तो ये भी इससे खाना लेते हैं और ये भी इससे खाना लेते हैं. तो ये नहीं बना सकते. हम लोग खाना बना सकते हैं क्या? नो सर. So they depend. ये तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ही खाना बना देते हैं प्लांट में. They depend on सर वो काइटिन जिसका नाम सर सी है CHITIN. They depend on their food need for their food need on plants. ये चीज है. तो हमने ये देख लिया, प्रोकैरियोटिक देख लिया, यूकैरियोटिक देख लिया. ध्रुव प्रोकैरियोटिक क्या होता है? एक लाइन में हमें एक लाइन चाहिए, ज्यादा नहीं. सर जिनके न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड नहीं होता. उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं. यूकैरियोटिक क्या होता है? बोलो निखिल. So the organisms which have well-defined nucleus and they have a cell membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो. a nuclear membrane, and they have many organisms. कोई 4 एग्जांपल्स बता सकते हो यूकैरियोटिक का? Eukaryotic Paramecium, Euglena, sir, Amoeba, Claymite. 4 एग्जांपल बताओ अर्पिता यूकैरियोटिक. सर अमोइबा, पैरामीशियम, इग्लोनिना और ये कौन होता है क्लेमाइडोमोनास. एक एग्जांपल बताइए मुझे प्रोकैरियोटिक. बैक्टीरिया. मुझे ये बताइए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को किन 2 मेन डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है? अब बोलो. हैविंग सेल वॉल को किन 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, तो फंगी की सेल वॉल किसकी होती है और प्लांट्स की? काइटिन शुगर की होती है. फंगी की सेल वॉल्स काइटिन शुगर की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है. क्या काइटिन अपना खाना बना, ये फंगी अपना खाना बना सकते हैं और प्लांट्स बना सकते हैं? और सेकंड डिवीजन क्या है मल्टी सेलुलर का? Animal cells विच हैव which do not have cell walls. बहुत अच्छा. एनिमल के कोई एग्जांपल बताओ. Animal cells के human cells ह्यूमन सेल ना बताओ, एनिमल्स. ह्यूमन और humans और animals असली वाले जो सही ऐसे बात है. ह्यूमन, एलिफेंट, हॉर्स है ना. फिश भी आ जाएगा इसमें. बर्ड सब कुछ आ जाएगा. इसको नोट कर लिया. चलिए अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स. हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स. red blood cell, white blood cell. और क्या बोन सेल, मसल वाला सेल. ये देखो सबसे पहले हम सेल के बारे में कुछ बता दें, इन दोनों के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे.
मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बायो की क्लासेस, जो बॉडी के पास हम पिक्चर्स में देखते हैं वो अच्छे से नहीं देख पाते। The garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. Garbage collectors that take in damaged or worn out. अब इसमें सारा आप देखो। Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from क्या its सब environment. सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, फिर से and देखिए। DNA, which is the क्या? cell's genetic material. अभी फिर से There are देखो two broad categories of cells. कि The first category is eukaryotic cells. ये देखो सेल में क्या होता है? सेल Cytoplasm, में देखा which आपने is कि a नहीं? jelly-like सेल cell they मेम्ब्रेन are. सेल All है, सेल के अंदर cells बहुत have a कुछ cell है। membrane which separates the inside of the cell from its environment. अच्छा आप बताओ Cytoplasm, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या काम है? सर मैं बताऊँ सर बोलो। सर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है और वो मतलब सिलेक्टिव मटेरियल्स को अंदर जाने में और बाहर आने में हेल्प करती है यानी- और बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर के सेल को सारे सेपरेट करती है। ऑर्गेनल्स को क्या हमारी स्किन बाहर से चीजों से अंदर को सेपरेट करके रखती है? तो वैसे ही सेल एक सिंगल सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो वो अपने अंदर कंट्रोल्ड सिस्टम बना के रखती है और किसी भी चीज को जिसको आना चाहिए उसी को आने देती है। जैसे इन्होंने कहा सेमी परमेबल है कि किसी को आने दे, किसी को ना आने दे। परमिएबल का क्या मतलब होता है? परमिट, किसी को परमिट करे, और सेमी का मतलब हाफ परमिट करे, किसी को आने दे। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउज certain materials to enter inside and this allows other materials to enter. इसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो बताओ जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक में होती है कि यूकैरियोटिक में? दोनों में। बहुत अच्छा, क्योंकि कोई भी सेल तभी हो पाएगी सेल मेम्ब्रेन होगी, तो इसमें भी तो है सेल मेम्ब्रेन। अब आगे का देखो, साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्म मतलब जेल टाइप का अंदर भरा Yes. रहता है, फ्लूइड है या प्लाज्मा टाइप का एक लिक्विड है जिसमें क्या होता है? बोलो। सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स। ये इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या इसमें आप ध्रुव लोकेट कर पा रहे हो कि न्यूक्लियस कहाँ है? जो सेंटर में पर्पल कलर का है वही न्यूक्लियस है। अब हम आगे देखें तो ये किस तरीके का सेल है? क्या ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? ये यूकैरियोटिक क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, हमें तो एक ही तरीके का दिखता है अगर प्रोकैरियोटिक होगा। और वो न्यूक्लियस भी डिफाइंड है। हाँ चलो। which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। न्यूक्लियस ही वो डीएनए रखा है, हाँ। ऊपर दिख रहा है टेढ़ा टेढ़ा हेलिकल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है? डीएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? सर जेनेटिक मटेरियल होता है ना डीएनए, तो ये इस तरीके का क्वाइड स्ट्रक्चर होगा जो लैडर टाइप होगा। वही चीज वहां भी रखी है ना? तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, यानी दो रस्सी में बीच में लैडर लगा दो जिससे हेलीकॉप्टर से उतरा जाता है और मोड़ दो। अगर हमारी बॉडी का सारा डीएनए खोल दिया जाए, यानी न्यूक्लियस के अंदर जाओ और डीएनए खोल दो, डीएनए कंडेंस है तो वो क्रोमोसोम है। डीएनए उसमें भी बना हुआ है, वहाँ देखो डीएनए नहीं बना है? हाँ दिख रहा है। ऐसा अगर उसे बिल्कुल कंडेंस कर दो तो क्रोमोसोम हो जाता है। डीएनए पूरा खोल डालो तो क्या उसे धरती के 6000 चक्कर लगाएगा? ठीक है, वैसे कि इसे पूरा एक व्यक्ति का डीएनए खोल दो यूट्यूब और के शॉर्ट्स चैनल से यानी अगर आप उसे पूरी अर्थ को लपेटना चाहो तो कितना लंबा है? बहुत लंबा है। 6000 राउंड अर्थ पे किए जा सकते तो इतना सारा हैं। हाँ एक व्यक्ति। अब देखो डीएनए समझ में आ गया? डीएनए का काम क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मतलब वही डिफाइन करता है कि अगर ये ह्यूमन का बेबी है तो वो ह्यूमन हाँ। के ही उसमें मतलब It वैसा ही transfers. दिखने It में। transfers characteristics from parents to offspring. बच्चे में सारे कैरेक्टर्स को क्या करता है?
ट्रांसफर करता है और हमारे शेप को, कि आंखें कैसी होगी, नाक कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, कलर, यानी प्रोटीन बनाता है। डीएनए के दो काम, एक प्रोटीन सिंथेसिस और दूसरा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम लोग कहते हैं जीन, हमें तो हमारी माँ का जीन है, तो मतलब वो उनसे आया है, ट्रांसफर। सो पहली चीज है डीएनए लोकेटेड कहाँ है, बताओ किसमें लोकेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर दिखा रहा है कि नहीं? और क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो दो धागे हैं, हाँ। दो धागे चल रहे साथ ही में ऐसे, है ना? अब कॉइल्ड है, कैसा? हाँ? देखा होगा 1975 में से देखा गया, फिर इसके लिए बहुत नोबेल प्राइज भी मिला, 2 लोगों ने देखा भी, वो बता रहे। लेकिन डीएनए के 2 काम बता दो पहले, तो हम बता रहे हैं। चलो अच्छी बात कही है। अब हम आगे की बात करें तो ये डीएनए इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक तो जेनेटिक वाला, सेकंड क्या है? एक है प्रोटीन बनाना। हमारे बॉडी में करीब 200 तरीके के प्रोटीन हैं जो खाना पचाना, हर चीज करना, और उंगली में, हाथ में 5 उंगलियां ही आए, छठी ना आए, का एक हाथ बड़ा ना हो जाए, कंट्रोल्ड ग्रोथ, ये सारा काम प्रोटीन करता है, हमारी बॉडी का सारा काम। तो प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए बनाता नहीं है, कोड देता है, कहता है ये कोड है, अब जाके बनाओ, ठीक है? आरएनए बनाता है, ये बात सही है। तो अब हम देखेंगे आगे की बात। देखो न्यूक्लियस में देखो, There are 2 broad categories of cells. यूनिसेलुलर का 2 तरीके के The होते हैं। first category is eukaryotic cells. चेक कर दो। They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. प्लांट यूकैरियोटिक सेल का बना है। The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. ये कभी डेवलप ही नहीं हो पाया मल्टीसेलुलर। So, what are organelles? Organelle means little organ. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. ये The देखो इसमें nucleus छेद बने हुए हैं contains न्यूक्लियस में, इसे क्या DNA or कहते हैं? genetic material. न्यूक्लियोपोर। DNA फिर से dictates देखो, what's the इसमें control जो छेद center है, of the इसे cell. क्या कहोगे? जो इसकी The न्यूक्लियर nucleus मेम्ब्रेन है contains वो DNA or genetic material. अंदर चलेगा तो इसमें क्या DNA मिला? dictates what the cell is going to do and how it's going to do ये it. देखो, ये Chromatin is the tangled spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. डीएनए की बहुत लंबी थ्रेड, क्रोमैटिन। When a cell is अब ready to कंडेंस हो divide, जाए, DNA condenses into structures known as अब क्या कहेंगे? chromosomes. अच्छा ये 2 बात बताओ पहले, डीएनए के 2 काम बताओ। वो प्रोटीन बनाना और जेनेटिक वो ट्रांसफर करना पैरंट डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस। अच्छा, डीएनए के लंबे थ्रेड को क्या कहते हैं? क्रोमाटिन। क्रोमाटिन, और जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तब क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, हर सेल में कितने पेयर्स हैं? 23। जैसे चींटी में 86 हैं, हाथी में 13 हैं, ऐसे मेंढक में 46 हैं, तो सब में अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये ठीक बताना, सिंगल। इसमें 1 होता है और इसमें 1 से ज्यादा। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? वो तो कंडेंस होते ही नहीं है, तो कंडेंस हो गए, एक ही है बस, वो कभी टूटे ही नहीं, क्रोमेटिन क्रोमाटिन रहेगा बस। क्रोमाटिन ही रहेगा। समझ रहे हैं बात? तो जब डीएनए कंडेंस हो जाता है, अलविदा उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्स लाइक। इसीलिए ये जो अलग अलग ऐसे बने हैं ना, तो इसमें एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइंस कि हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारी नाक कैसी होगी, उठी हुई होगी, कैसी होगी, तो वो चीज होती है जीन। एक क्रोमोसोम में कितने जीन होते हैं? 2000। 2000। यानी जीन क्या करता है? जो हमारे अंदर एक ट्रेट को डिटरमाइन करे उसे जीन कहते हैं।
क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन हैं अलग अलग लोकेशन पे, बट जीन का क्या काम है? द जीन इज दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, दैट सेगमेंट विच डिटरमाइन वन कैरेक्टर। अगर उसने हमारे नाक का शेप डिटरमाइन कर दिया तो वो एक जीन है। आँख में आइरिस का कलर ब्राउन होता है, किसी की नीली आंखें होती है, किसी की जो होती हैं, तो वो दूसरी जीन है। जीन का क्या काम है? अच्छा, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट क्या कहलाता है? क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो हमारे ट्रेट को डिटरमाइन करता है। जीन। जीन जीन को खोल दिया जाए तो क्या बन जाए? जीन्स। डीएनए। क्योंकि अल्टीमेटली यही तो कंडेंस होकर ये बना है। ऊन का गोला नहीं तो स्वेटर खोलते चले जाओ, खुलता चला जाता है। तो वास्तव में ये कंडेंस होकर पूरा बना है। ये नहीं कि एक जीन दूसरे से अलग नहीं, वो सब एक साथ ही है, पूरा मुड़ के बना ना, टूटा नहीं है कहीं से। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है कि नहीं? एंड अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच डिटरमाइन वन ट्रेट इज कॉल्ड जीन। जीन। एंड इफ यू ओपन जीन वो डीएनए बन जाता वो भी है। डीएनए ही है। आगे की बात है, ये The क्या है? nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. हाँ। इसमें से क्या निकल रहा है? राइबोसोम। After ribosomes leave the nucleus, they will have the important देखो फिर से कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर था वो कौन था? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, वो देखा था? देख लो न्यूक्लियस कहाँ गया और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर भी कुछ है न्यूक्लियोलस। सर ये तो देखा? ये जो येलो येलो है ये सब राइबोसोम्स है। ये सब राइबोसोम्स है। इसमें देखो राइबोसोम तैर रहे हैं, ये राइबोसोम है ना। अब कहीं कहीं बैठे हुए भी हैं क्या? ये देखो राइबोसोम तैर रहे हैं और बैठे हुए भी वो हैं। बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठे हुए हैं, हाँ। तैर भी रहे हैं। इसमें न्यूक्लियोलस देखो। तो राइबोसोम कहाँ बनता है बताओ? ये न्यूक्लियोलस। वो जो न्यूक्लियोलस है उसके पास बनता है। उसी में बनता है और उससे निकल के ये सब ये इसमें बैठा हुआ है। ये देखो राइबोसोम न्यूक्लियोलस से बाहर आ भी सकता है वो। आएगा। वो पोरस नहीं है, दिखाया नहीं था न्यूक्लियोपोर, नहीं देखा था? वो स्मॉल पोर्स। अब जरा देखो, अब राइबोसोम बनता है। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा चैप्टर इसी में है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। It has chromosomes. क्रोमोसोम हो गया। अब आगे जरा देखना न्यूक्लियस के अंदर की ये पूरी जर्नी, ये क्या है? The nucleus also contains a nucleolus, इसमें से क्या निकला? which is a structure where ribosomes येलो are कलर made. का। अब ये बताओ, ये निकला ना, After- न्यूक्लियोपोर से निकलते देखा था आपने? हाँ। ये बताओ राइबोसोम करता क्या है? Sir, ribosomes have special supporting that you have to supply in other cells. राइबोसोम ये क्या करता है? यही प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम न्यूक्लियस के चारों तरफ Sir, कोडिंग लेके जाता है फिर दूसरे कोडिंग cells- लेके जाता है, कर देता है। और फिर दूसरे सेल्स में देता है ताकि फिर ये न्यूक्लियस के चारों कौन है बताओ? ये जो एक भूल भुलैया बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भूल भुलैया होता है ना, इसको खो जाओ, इस जगह से निकलो इधर जाओ, नहीं होता? तो ये रेटिकुलम जाल है, एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मा का ही बना हुआ है। और इसी पे अगर राइबोसोम जहाँ बैठा है क्या वहीं प्रोटीन बनेगा? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन से हमारी बॉडी का शेप, साइज, कैरेक्टर और हमारे ट्रेड्स पहचान में आते हैं कि ये जाहिद है, ये निकी है, ये अर्पिता है। तो जो भी शेप एंड साइज एंड ट्रेड्स हैं वो कैसे पता चलते हैं? दैट इज प्रोटीन से। अब प्रोटीन कहाँ बनता है? ये बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ राइबोसोम बैठा हुआ है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? इस सराउंड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस निकाल लिया इन्होंने, ये नहीं तो न्यूक्लियस को जो सराउंड कर रहा है वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक। तो बोलो प्रोटीन कहाँ बनता है? में कहाँ बनता है? जिस पोर्शन पे राइबोसोम बैठ गया। एंडोप्लाज्मिक के जिस पोर्शन पे राइबोसोम बैठ गया है उसे क्या कहेंगे? रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार अब जहाँ नहीं बैठा है उसे क्या कहेंगे? अच्छा नहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब निखिल ने बताया कि सर क्या जो स्मूथ है वहां पर लिपिड बनता है, वहां तेल बनता है? तो हाँ, यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता होगा? ऑयल, फैट, लिपिड। और रफ में क्या बनता होगा? प्रोटीन। अच्छा ये बताओ, इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है कि लिपिड की? ये ठीक है। इन्होंने बताया कि जो इसकी सेल की पूरी वॉल है ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी है। बहुत बड़ी बात कही है सेल वॉल। तो अब इसमें बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है कि लिपिड? दोनों बनते हैं। फिर ये दोनों निकले और इनकी पैकेजिंग किसने की? कोई ई कार्ड सिस्टम ये क्या लॉजिस्टिक कि वो सामान को भिजवाता हो, अमेजन टाइप। ये है गाल्जी ऑपरेटर्स। देख लो, जब इससे प्रोटीन बना और इससे लिपिड बना तो उनकी पैकेजिंग कहाँ हुई? बोलो, गाल्जी ऑपरेटर्स कहाँ पे? देख लो यहाँ पे। और वो पैकेज निकाल रहा है क्या? वो सर एक में पढ़ा था सर, गोल्जिया बॉडी पूरी हुई है। गोल्जिया बॉडी ये यहाँ से निकाल गोल्जी बॉडी। और फिर वो कहाँ भेजेगा? क्या पूरे यहाँ भेज देगा बाहर सेल में? मेम्ब्रेन और सब जगह भी भेजेगा, सब ऑर्गेनेल्स में, जिसको जो जो चाहिए पूरे सिस्टम में सप्लाई करेगा। शहर है पूरा, तो ये पैकेजिंग करता है, सब जगह सप्लाई करता है। गाल्जी ऑपरेटर्स क्या है? क्या पूरा लॉजिस्टिक सेक्शन है कि सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाना? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये प्रोटीन और लिपिड गोल्जी ऑपरेटर इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। प्रोटीन और लिपिड बनता कहाँ है? प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पैकेट कहाँ होता है? पैकेजिंग गोल्जी ऑपरेटर्स में। स्टोर कहाँ होता है? गोल्जी ऑपरेटर्स में। अगर मान लो आदमी ना मिला तो वहीं पे फिर ला के रख देगा। हाँ। तो स्टोर कहाँ होगा? पैकेजिंग होगा। और डिस्पैच कहाँ से होता है? डिस्पैच भी गोल्जी ऑपरेटर से। ये किसको डिस्पैच करता है? बाकी ऑर्गेनल्स और पूरे सेल में। पूरे ऑर्गेनल्स सर कोई तो करेगा। बाकी बात समझ आई? यही जो चीज बताया गया है राइबोसोम से, ये हम आगे देखते हैं। ये जगह देखो, Ribosomes leave the nucleus. They will have the important job of synthesizing or making proteins. इसका काम क्या? प्रोटीन बनाना। synthesizing and weight. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in the cytoplasm, which is the jelly-like substance. ये क्या है? Ribosomes may wander freely within the cytoplasm एंडोप्लाज्मिक or रेटिकुलम। attach to the endoplasmic reticulum. Some अच्छा, ये जिस पे बैठ गया है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम वहाँ क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन हमारी बॉडी को शेप साइज देता है, जेंडर भी डिसाइड करता है, लड़का को लड़का, लड़की को लड़की बनाता है। अब आगे देखो, times abbreviated as ER. There are two types of प्रोटीन ER. हार्मोन भी होता है। Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. इसमें अटैच है कि नहीं? नहीं है। The endoplasmic वो नहीं देगा। ribosomes may स्मूथ वाला wander देखो। freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, ये डबल and मेम्ब्रेन smooth है। ER doesn't have ribosomes attached to it. और ये स्मूथ The ये क्या है? endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the protein synthesized by ribosomes. प्रोटीन को किसने बनाया? प्रोटीन को ये क्या राइबोसोम्स ने बनाया। राइबोसोम राइबोसोम बैठ गया था, वही बना दिया, वही साइड है। अच्छा, प्रोटीन। अब लिपिड भी तो वही समझ के आ रहा है। आगे का वीडियो देखो। दूध वाले में बना। प्रोटीन देख Proteins दिया। and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small निकल रहा vesicles, है, एंडोप्लाज्मिक से बन के निकल रहा है। where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, इसी receives में जा them. रहा है प्रोटीन कैसा? फिर तो सर As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that अब the ये cell फोल्ड can हो use. गए, अब ये फंक्शनल हो गए। जब इस तरीके से The फोल्डिंग हो Golgi जाती है body does this by तो ये- folding the अब ये proteins into functional- usable shapes, पैक कर दिया। or adding other materials onto them, such as lipids. कि इनमें क्या
होता है प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, एक बार फोल्ड हुए, फिर दोबारा हुए, फिर चौबारा हुए। जैसे एक बार कागज को फोल्ड किया तो प्राइमरी फोल्ड, एक बार और मोड़ दो सेकेंडरी, एक बार तो क्वार्टरनरी फोल्ड तक होते हैं, 4 बार, प्राइमरी सेकेंडरी। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक बार मुड़ी है और उसी को और उलझा दो तो क्या हुई, सेकेंडरी। समझ में आ रही बात की नहीं? और उलझी हुई स्प्रिंग में 2 स्प्रिंग मिला दो तो टर्सरी, 2 से ज्यादा मिला दो तो क्वाड्री, तब जाके फंक्शनल होता है। कुछ भी हो, लेकिन प्रोटीन क्या काम क्या है हमारी बॉडी में, जो है जेंडर डिजाइन करना, शेप देना। अच्छा, लेकिन ये क्या चीज दिखा दी, लिपिड लिपिड कहाँ से बन के आ गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्या ये इस पे क्यों अटैच हो गया प्रोटीन पे? सर ये एक साथ अटैच होगा, उसके बाद ये गोल्जी ऑपरेटर पूरे सेल के ऑर्गेनल्स में भेजेंगे और सेल में भेजेंगे, तभी तो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके सेल मेम्ब्रेन बनेगी। क्योंकि ये दोनों मिल गए, अटैच हो गए। अब ये गोल्जी ऑपरेटर्स इनकी पैकेजिंग करके अच्छे से इस पे पेपर लगा के कहाँ भेजेगा? पेपर क्या मतलब? ये लिपिड है, Carbohydrates. येलो कलर का। फिर से देख लो, लिपिड नहीं देखा। into usable shapes. ये Or ऑयल है, adding other materials onto them, such as lipids प्रोटीन और लिपिड मिल गया। or carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है फिर? एक आपने बताया प्रोटीन, वो हमारी बॉडी में शेप, साइज, ट्रेट्स, जेंडर डिसाइड करता है। लिपिड का क्या काम है? वो सेल मेम्ब्रेन, वो दोनों मिलके सेल मेम्ब्रेन और बाकी हर ऑर्गेनल्स। चीज बता दी। बोलिए लिपिड तो हमारी बॉडी में इसके नीचे है, एडिपोज सेल, वो हमें आउटसाइड के एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट से बचाता है, इंसुलेटर है हर चीज। क्या हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है उसमें भी ऑयल होता है? क्या वही वो लिपिड है? क्या हमको इंसुलेट करता है एटमॉस्फेयर से? जो मोटा आदमी होता है उसमें बहुत सारा लिपिड है, वो बर्फ पे भी मजे से लेटा रहेगा, उसको ठंडी नहीं लगेगी, इंसुलेशन लिपिड का। जो मोटा होगा उसमें फैट ज्यादा है क्या? उसको तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से लिपिड हमें इंसुलेशन भी देगा और साथ ही साथ में ये ऑर्गेनल्स के निर्माण में भी सहयोग करेगा। इट आल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन। बात सही है? अच्छा, गाल्गी ऑपरेटर से निकल के आ गया, सब जगह पहुंच गया। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमें एनर्जी देना। C6H12O6 इसका फार्मूला है, जिसे कि ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोज समझते हो? तो ये जो plants था, जो हम खाना खाते हैं, चावल, गेहूं और फ्रूट जूस, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर सेल बनाता है कि प्रॉपर्टीज बनाता है कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज एनर्जी देता है, कुछ भी नहीं बनाता है। अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहो ना तो इतने छोटे बने रहो, कभी बढ़ोगे नहीं। सिर्फ उसका काम है एनर्जी देना, क्योंकि C6H12O6 जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो सांस से निकाल देते हैं, और वाटर देता है जो यूरिन से निकल जाता है। ये कुछ कर नहीं पाता। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एनर्जी देना। हमारी बॉडी में 4 कौन सी चीजें हैं एक तो मेन, जो हमारी बॉडी में DNA, प्रोटीन, गाने सही बताएं, प्रोटीन जो डीएनए है उसको जेनेटिक मटेरियल जोड़ो, जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है ना। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड जेनेटिक मटेरियल। चार चीज बताओ जो हमारी बॉडी में प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जेनेटिक प्रोटीन मटेरियल। क्या काम करेगा? प्रोटीन मतलब हमारी बॉडी को शेप और कलर और ट्रेट, कैरेक्टर्स देगा, सब कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। लिपिड लिपिड हमारी बॉडी के नीचे रहता है, वो हमारे इंसुलेटर की तरह वर्क करता है और हॉट और कोल्ड से वो बचाता सेल है। मेम्ब्रेन में सहयोग करता है हाँ। हर ऑर्गेनल्स में। तीसरी चीज जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर, उसमें कोड होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस के भी कोड होते हैं, उसी डीएनए में होते हैं। और चौथी चीज है कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। चारों के नाम एक बार बता दो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जेनेटिक मटेरियल और लिपिड। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये कौन से 2 मेन कैटेगरी? बोलो Vacuoles are sac-like structures that store बोलो। सर ये जो प्रोटीन, लिपिड्स
और जेनेटिक मटेरियल और कार्बोहाइड्रेट था, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। इन दोनों में सब में किसी भी ऑर्गेनिज्म में होगा यही चार चीज। ये चार चीज मिल जाए तो एक सेल बनता है। अच्छा, इन्हीं चार चीजों से अगर हम सेल को डेब्रीज में बदलते हैं टुकड़े टुकड़े तो हमें चार चीजें ऑर्गेनल्स भी यही बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी होता है। प्रोटीन ज्यादातर में प्रोटीन से बनता है, कहीं कहीं लिपिड का भी यूज होता है। प्रोकैरियोटिक उसमें भी ये सब होता है। सब समझ में आई? ये चार चीज होंगी तभी कोई सेल बनेगी। अच्छा आप बताओ। तो ये जो प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, वो भी लिपिड और प्रोटीन से ही बना हुआ है। ये देखो from materials. ये कौन सी दो Here, सेल्स हैं? in this plant cell, the central vacuole stores water. प्लांट सेल में ये वैक्यूल का क्या काम है? क्या किसी को उसमें वैक्यूल दिखा था जो बिल्कुल हवा भरी हुई हो? वैक्यूल इसका काम क्या है? वैक्यूल कहाँ है? कौन सा बताओ? हाँ। पानी वैक्यूल का क्या काम है? पानी भरता है, मतलब पानी नहीं भरता है। ये स्टोर हाउस है। अगर जो अपने प्लांट का कचरा भी इकट्ठा करता है और खाने पीने की चीज भी। कचरा और खाने पीने की चीज एक साथ इसके अंदर सेक्शंस बने हैं क्योंकि प्लांट में इजेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है हम लोगों की तरह। उसमें धीरे धीरे डिके होती है ना चीजें। तो अगर उसके सेल के अंदर जो भी चीजें हैं, कोई उनके अंदर नसें तो नहीं होती, खून हो कि लाओ मुझे दे दो हम ले जाएंगे। तो इस तरीके से वैक्यूल्स। तो ये बताओ कि प्लांट्स में वैक्यूल्स होता है और एनिमल सेल में क्या है? बताओ कहाँ है वैक्यूल्स? वैक्यूल्स तो होगा, जरूरत ही नहीं है उसकी। उन्हें कचरा इकट्ठा ही करना नहीं है। हमें तो बाहर से खाना खा ही सकते हैं। और जो खाना स्टोर होता है वो लीवर में स्टोर होता है। वो लीवर ब्राउन कलर का। हाँ, समझ में आ रही बात की नहीं? स्टमक में स्टोर नहीं होता। साइड में लीवर है कि नहीं? ब्राउन स्टमक में स्टोर नहीं होता कि खाना नहीं। तो इनमें ये जो चीज है प्लांट सेल देख ली और कौन सी देख ली आपने? ये चीज है, ये एनिमल सेल। और इसमें क्या है कि ये देखो ये लीवर है। लीवर का काम नहीं होता है। इसके 42 काम है प्रोटीन। 42 अगर हमारे अंदर का लीवर खराब हो गया तो बस मर जाते हैं। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई कि प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल अच्छा। कि ये बताओ एनिमल सेल में वैक्यूल होता है या नहीं? नहीं होता। जरा चेक कर लें। इनमें दिख रहा नहीं वैक्यूल? Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. ये क्या है? Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out. ये देखो ये जो लाइसोसोम है ये क्या है? ऐसे हिलता डुलता। इसमें स्ट्रॉन्ग एंजाइम है। ये किसी भी चीज में अगर अपने एंजाइम्स भेज दे, एंजाइम्स मतलब प्रोटीन है। और हार्मोन का भी क्या मतलब है? प्रोटीन। हार्मोन क्या करता है हमारी बॉडी में? शेप और साइज और जेंडर जेंडर भी डिसाइड करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। आप मालूम है कि नहीं? जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब जरा देखो हार्मोन किसी में अगर कोई अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है मान लो तो उसमें हार्मोन की कमी है। कोई ज़्यादा ग्रो हो गया है तो उसमें भी हार्मोन का डिसबैलेंस है। समझ में आ गया जो सही है वो चीज़। तो हार्मोन भी प्रोटीन। एंजाइम का क्या काम है? एंजाइम्स जो है वो क्या खाना डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स आर स्ट्रॉन्ग बायोकेमिकल। जो हमारे अंदर खाना खाते हैं ना उसमें अलग अलग तरीके के एंजाइम्स है। वो खाने को पूरा इसका वो भी प्रोटीन है। एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड। अच्छा हार्मोन वो भी प्रोटीन है। और इसके अलावा हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, दीज ऑल आर प्रोटीन। ओके अब चल देखिए खुद भी कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिससे स्ट्रक्चर बनता है। लाइसोसोम ने क्या बोला? गार्बेज। हर चीज इन्हें मान कैसे इन्होंने कहा एंजाइम है और ये खाने को डाइजेस्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है। आपने स्कूल में पढ़ाया होगा कोई अच्छी टीचर है बहुत सारे बनाया। अभी तो बोला गार्बेज कलेक्टर है लाइसोसोम। ये देखो तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है? कौन से? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम।
अगर मान लो बाहर से कोई ऐसा रोग उतारा, कीटाणु आ गया, पैथोजन, पैथोस का मतलब रोग और जेन का मतलब जनरेटर, तो कोई पैथोजन आ गया तो लाइसोसोम उस पर टूट पड़ेगा, अपने एंजाइम डाल देगा, उसे मार देगा। इतने डाइजेस्टिव हैं। और कभी कभी न्यूट्रिशन के लिए भी अमीबा ने अपने लाइसोसोम को छोड़ा, बोला पैरामीशियम को खा गया, उसने छोड़ा पैरामीशियम को खा गया। वो जो सेल भी खराब हो जाता है उसको भी एंजाइम से डाइजेस्ट कर अगर मान लीजिए कि कोई सेल बूढ़ा हो गया तो लाइसोसोम अपने अंदर फट जाएगा, पूरे सेल को ही खा जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये सेल का सुसाइड है? हाँ, फट गया सेल, सेल को ही खा गया। नहीं तो सेल की सुरक्षा भी करता है क्या? कूड़े कचरे को पूरी जिंदगी भर ये खाता रहता है। और कोई बाहर से पैथोजन आ गया, कोई बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसको भी खा सकता। और नहीं तो सेल बूढ़ा हो गया, अगर उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, फट गई है, तो उसके अंदर का मटेरियल बाहर निकलने नहीं देता राइबोसोम, पहले फट के सब खा लेता है। चलता फिरता सुसाइड है। तो लाइसोसोम, लेकिन हमें ये बता दो निखिल, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम के अंदर, लाइसोसोम के अंदर कैसे एंजाइम? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। सही बताया। ठीक है, अब आगे देखो, Cell parts. ये देखो खा They are जाएगा, filled अभी with अभी खा जाएगा। enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is a powerhouse for both animal and plant cells. सेल अगर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो उसे बताओ कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम कहाँ है? लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है कोई इस तरीके हाँ, ये है, ये ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम लाइसोसोम ये छोटे वाले होंगे, ग्रीन वाले ना, ये तो क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें खाना बनता है। क्लोरोप्लास्ट आगे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और अभी खोल के दिखाएंगे इनमें क्या होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस। ये क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। किससे? ग्लूकोज को तोड़ के, कार्बोहाइड्रेट, इससे एनर्जी बनाएंगे। तो सबको एनर्जी देंगे क्या? ये अपना काम करें। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, उसका काम क्या है? इनका काम क्या है? ये भी है, ये भी है, इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे कितनी एटीपी एनर्जी आएगी? 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 38 करेंसी जानते हो ना? 38 यूनिट। ये सब इस एनर्जी का काम क्या है? ग्लूकोज को तोड़ के पूरे सेल में देना, जिससे सेल काम करता रहे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं? ऐसा भी होता है क्या? लो इन्होंने हाँ बोल दिया। अच्छा, हम सोच रहे थे कि नहीं पता होगा, लेकिन इनको तो हर चीज पता है। इनका अलग डीएनए होता है। इनके पास खुद के डीएनए, ये अपने प्रोटीन खुद बना सकते हैं। अभी बोलेगा ये, देखो। During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. सेल में कोई The स्केलेटन भी है क्या? cytoskeleton includes the thread-like जो micro. सेल के शेप को बना के रखता है, बहुत छोटे छोटे फाइबर होते हैं क्रॉस में। नहीं तो सेल ऐसे कच्चा ना हो जाए, तो उसको क्या कौन पकड़ के रखता है? ऐसे बहुत सारे, मतलब फिर से वो अमीबा बन जाएगा। अमीबा टाइप हो जाएगा। तो सेल में Have more साइटोस्केलेटन mitochondria. फाइबर्स, ये देखो अभी ऐसे फाइबर बना Meanwhile, the देंगे। cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic. ओके, सो वी हैव सीन सर्टेन थिंग्स। कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली। क्या क्या देख ली? कि अब आप इसे नोट कर लें जो इस पर लिखा हुआ है। इस पर इसको नोट कर लिया है? ठीक है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हैं? हाँ, सबकी
बहुत ज़रूरी है। अब ये भी जितनी हमने फंक्शन बनाई है सब फ्लो चार्ट सब याद करके आना, अलग से टाइम मत मांगना चाहिए। परसों। ओके, थैंक यू साक्षी। कल मैथ्स का टेस्ट होगा। ओके सर। मैथ्स का किस चीज़ का टेस्ट होगा? मैथ्स में नहीं, मैथ्स में पढ़ाएंगे। हाँ, क्योंकि टेस्ट तो हो गया था। हाँ, वो